नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पूर्व वीडियो देखते आ रहे हैं और उसी के तहत आज एक नया टॉपिक है शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट, और इसमें हम लेंगे केमिकल शिफ्ट। तो यहाँ पे आप देखिए कि शील्डिंग और डीशील्डिंग से क्या मतलब है। तो ये अपना देखना है, यानी परिरक्षण और विपरिरक्षण। हमारे अध्ययन क्या है, प्रोटॉन के ऊपर। तो प्रोटॉन को कैसे परिरक्षित किया जा सकता है, कैसे विपरिरक्षित होता है, जिसमें लगाया गया चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो हम लगाते हैं, और एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र किससे बना है, जब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, जब उनका न्यूक्लियस जो है अपनी ही परिधि के ऊपर जब भ्रमण करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन कर रहा था वैसे अपने एक्स पे घूर्णन कर रहा है, तो उसके द्वारा घूर्णन के दौरान एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबक को अब लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो वो उसके साथ आगे बढ़ रहा है या उसका विरोध कर रहा है, ये कह सकते हैं संरेखन और असंरेखन। तो उसके अगर साथ में है तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और डीशील्डिंग इफेक्ट में इसका विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा। इससे क्या होगा, इसका केमिकल शिफ्ट का मान जो है वो डाउन फील्ड और अप फील्ड दो तरीके से आगे बढ़ेगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि डाउन फील्ड की ओर आ रहा है या अप फील्ड, या फील्ड की ओर आ रहा है, ये डाउन फील्ड, ये आवृत्ति के साथ कैसे परिवर्तित हो रहा है। तो इसका अध्ययन हम करेंगे। तो आज देखते हैं हम पहले शील्डिंग और डीशील्डिंग के बारे में। देखिए, परिरक्षित और विपरिरक्षित प्रोटॉन, यानी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो उसके ऊपर लग रहा है, किससे, जब नाभि अपने एक्स के ऊपर घूर्णन कर रही है, उसके दौरान घूर्णन के दौरान जो उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र जो हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं के विपरीत दिशा में कार्य करे, यानी दोनों चुंबकीय क्षेत्र अगर एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो प्रोटॉन क्या हो जाता है, शील्डेड हो जाता है, परिरक्षित हो जाता है। और परंतु यदि मान लो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही कार्य करे तो वो और सुदृढ़ हो जाए, उसको क्या कहें, प्रोटॉन विपरिरक्षित डीशील्डेड हो जाएगा। तो प्रोटॉन के शील्डिंग से NMR संकेत में क्या प्रभाव पड़ेगा, अप फील्ड शिफ्ट की ओर विस्थापित हो जाएगा, जबकि विपरिरक्षण से निम्न क्षेत्र की ओर, यानी हमने बताया था अप फील्ड और लो फील्ड। तो कब होगा, जब प्रोटॉन जो परिरक्षण शील्डिंग से NMR संकेत जो है वो अप फील्ड की ओर विस्थापित हो जाएगा, और विपरिरक्षण के द्वारा, यानी ये डीशील्डिंग के द्वारा, ये शील्डिंग के द्वारा। जब शील्डिंग होगा तो अप फील्ड की ओर जाएगा, डीशील्डिंग में क्या होगा, डाउन फील्ड की ओर प्राप्त होगा। जो डीशील्डिंग से निम्न क्षेत्र यानी डाउन फील्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा, क्या, केमिकल शिफ्ट की, जहां हम बात कर रहे हैं विस्थापन की। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन के परिरक्षण अथवा विपरिरक्षण से NMR स्पेक्ट्रम में NMR संकेत की स्थिति में हुए विस्थापन को केमिकल शिफ्ट कहते हैं। तो रासायनिक विस्थापन क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन के परिरक्षण, इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के, अथवा ये कहें विपरिरक्षण, वहाँ परिरक्षण हो रहा है या विपरिरक्षण हो रहा है, दोनों स्थितियों में केमिकल शिफ्ट जो है, या कहें NMR संकेत जो है वो अप फील्ड में जा रहा है या डाउन फील्ड में जा रहा है। दोनों स्थितियों को हम कहेंगे विस्थापन होगा, और उस विस्थापन को हमने क्या कहा, केमिकल शिफ्ट का नाम दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं चक्रण की दिशा एवं चुंबकीय आघूर्ण, हम देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ दो पोल हैं जो एक चुंबक की व्यवस्था कर रहे हैं। तो नॉर्थ से ये बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ की ओर जाती हैं। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र जो लगाया जा रहा है उसके सापेक्ष में हम इसका अध्ययन करते हैं कि संकेतांक का मान शील्डिंग होगा या डीशील्डिंग के रूप में होगा। देखिए, एक एग्जाम्पल हमने लिया है इसका मेथेनॉल का, एथेनॉल का। एथेनॉल में क्या है, CH3CH2OH। तो पहले तो हमें ये समझना होगा CH3CH2OH। अब यहाँ पे कितने प्रकार के हमारे पास संकेत प्राप्त होंगे, पहले हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे 3 प्रकार के हमारे पास संकेतांक प्राप्त होंगे। एक तो इसकी तरफ से CH3 मेथिल ग्रुप की तरफ से, और एक क्या होगा मेथिलीन की तरफ से, एक क्या होगा OH, जो हमने पहले कहा था कि एरोमेटिक एलिफेटिक जिनमें भी OH ग्रुप है और जिसमें प्रोटॉन लगा हुआ है उसका संकेतांक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखें, N+1 मान से हम इसका स्प्लिटिंग भी निकालेंगे साथ में। मान लीजिए यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 3 है, तो इसके द्वारा जो स्प्लिट होगा वो क्या हो जाएगा, 3+1। इसका मतलब ये जो फॉर्म बनेगी वो क्या है, क्वाड्रेट। अब यहाँ इस CH2 के द्वारा CH3 के परमाणु का स्प्लिटिंग करना चाहेंगे तो क्या, कितने हैं, 2+1, इसका मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, ट्रिपलेट। तो पहले तो हमने कहा था माने 3 ही इसकी पीक बन रही हैं, लेकिन जैसे स्प्लिटिंग शुरू होगी इसकी तो यहाँ पे इन स्प्लिट के अंदर कितने बन गए, 1 से कितने बन गए, 3, और 1 से कितने बन गए, 3 से कितने बन गए, 4। तो 3 स्प्लिट यहाँ हो जाएंगे, यहाँ पे 4 पीक्स हमारे पास आ जाएंगे, यानी
ये बन गई, या ये कह सकते हैं हम 2 बड़ी 1 छोटी बन जाएगी। ये इसका हम अध्ययन अभी कर रहे हैं इसमें। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था एथिनॉल का, यानी कार्बन तथा ऑक्सीजन एटम के नाभिकीय चक्रण का मान 0 होता है। कार्बन का और ऑक्सीजन का, तो इनका हम नहीं ले रहे हैं, कार्बन है ऑक्सीजन है, इनके नाभिकीय चक्रण मान क्या है 0, क्योंकि हमारा अध्ययन क्या है प्रोटॉन के ऊपर है, अतः इसमें कोई NMR संकेत नहीं होगा। तो मेथिल मेथिलीन हाइड्रोक्सिल समूह, यहाँ हमने बताया N+1 से 4 भागों में, यहाँ के 3 ट्रिपलेट बन जाएगा, यहाँ क्वाड्रेट बन जाएगा। इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटोन के मध्य होने के कारण, यानी अन्योन्य क्रिया जब प्रोटोन के मध्य होती है तब की बात है। हाइड्रोजन का एंगुलर मोमेंटम क्या है, हाफ है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे OH का एक पीक बन गई, यहाँ पे CH2 में आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 पीक हैं, 1 2 3 4, 2 एक जैसी 1 2, तो यहाँ पे क्या है ये 4 पीक बने, 1:3:3:1 भी कह सकते हैं। ट्रिपलेट में 1:2:1, तो ये यहाँ पे 3 बने, किससे CH2 के कारण, CH3 कितने बने 3 बने। तो अप फील्ड से डाउन फील्ड में किस प्रकार से इसका परिवर्तन हो रहा है ये इसमें आप देख पाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा हुआ है, उस स्थिति में कोई दिशा निर्धारित नहीं होगी, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से इस प्रकार से अव्यवस्थित रूप से हम कह सकते हैं बने रहेंगे जब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा हुआ बाह्य। अब मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र हमने B0 भी बोल देते हैं बीटा इसको, या H0 से हम पहले संबोधित करते आए हैं। तो यहाँ पे आप देखें 2 प्रकार की स्थितियाँ हो जाती हैं, एल्फा और बीटा। एल्फा मैंने कहा था अपर की ओर संरेखण जब चुंबक की दिशा में हो रहा हो, तो दिशा में होगा तो मान अपर की ओर होगा, तो उसको एल्फा मान दिया हमने सापेक्ष, और जब मान लें लो में हो तो हमने क्या कहा बीटा मान दिया। तो ये क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर प्रोटॉन 2 प्रकार के अभिविन्यास देते हैं, एल्फा और बीटा। प्रोटॉन द्वारा उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति न्यू बराबर गामा बीटा 0/2 पाई, या इसको गामा जो हमने पहले पढ़ा है H0/2 पाई भी कह सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये दोनों ही मान सही है। न्यू क्या है, आवृत्ति जिसको हम हर्ट्ज में ज्ञात करते हैं। बीटा 0 या हम कहें H0 चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति जिसको हम गॉस में ज्ञात करते हैं, 16 गॉस 100 गॉस जिसको हम बात ले रहे हैं। गामा क्या है, मैग्नेटाइजिंग यानी अनुपात जो नाभिकीय स्थिरांक होता है प्रोटॉन के लिए, इसका मान जो है 26753 होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा नाभिक क्या प्रोटॉन है, प्रोटॉन चारों के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाते हुए सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा। अब देखना हमें यहाँ पे है, ये है बीटा 0 और H0 यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा। इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इसका जो चक्कर लगा रहे हैं क्या, सिग्मा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, इनकी दिशा अगर इनके समान है तो मैंने क्या कहा था संरेखण में है एल्फा स्थिति बन रही है, और अगर ये दिशा इससे उल्टी है विपरीत है तो उसको हम बीटा संरेखण में नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन हाइड्रोजन, प्रोटॉन क्या सिग्मा बंध इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा रहता है, ये इलेक्ट्रॉन की गोलाकार पथ में घूमते हैं और आवेशित कणों के गोलाकार पथ में घूमते हुए कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पहले हम चर्चा कर चुके इसकी। इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न इस चुंबकीय क्षेत्र को हमने क्या कहा था, प्रेरित इंड्यूस्ड फील्ड, प्रेरित क्षेत्र। और प्रोटॉन पर पड़ने वाला बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कार्बन हाइड्रोजन प्रोटॉन का परिरक्षण करते हैं। इसके आगे देखिए यहाँ पे हमने अप फील्ड और लो फील्ड को दिखाया। देखिए ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति में सिग्नल प्राप्त हो रहा हमारे पास, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण से सिग्नल उच्च क्षेत्र की ओर जा रहा है, तो ये आ गया। इसके परिरक्षण से शील्डिंग इफेक्ट से क्या आ रहा है, हाई, ये परिक्षेत्र दिखाया हमने, लो फील्ड से हाई फील्ड की ओर। यहाँ पे पीक की स्थिति बताई कि कहाँ जा रही है, हायर फील्ड में जा रही, अप फील्ड में जा रही है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण के कारण क्या होता है, प्रोटॉन NMR अवशोषण का उच्च चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की ओर खिसकना, यानी कार्बन प्रोटॉन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला, या अब क्या आता है, ये हमारे पास कार्बन तो लगा हुआ है, इसके साथ मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला जो इलेक्ट्रॉन क्या अपनी ओर खींचेगा, या कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है लगा हुआ है, तो इसका भी कोई इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि इसकी बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला, या कहें प्लस आई, CH3 ग्रुप है, C2H5 ग्रुप है, प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसका परिरक्षण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, शील्डिंग उसकी बढ़ जाएगी। कार्बन हाइड्रोजन प्रोटॉन का सिग्नल क्या हो जाएगा, फिर उच्च क्षेत्र यानी अप फील्ड की ओर आ जाएगा। कैसी स्थिति में, जब यहाँ पे कैसा लगा हो, प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप लगा हुआ हो। मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला
नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन वाला, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल -I प्रभाव वाला समूह हो, क्लोराइड को हम ले लें, परमाणु जुड़ा हो तो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का इलेक्ट्रॉन घनत्व है कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी ओर खींच लेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, विपरीरक्षण, डीशिल्डिंग हो जाएगा, डीशिल्डेड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस प्रोटॉन का अवशोषण अपेक्षा से कम हो जाएगा, क्योंकि डीशिल्डेड हो गया, चुंबकीय क्षेत्र में होगा, और प्रोटॉन का सिग्नल जो है वो लो क्षेत्र की ओर खिसक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया, देखिए आर कोई मिथाइल ग्रुप कोई भी लगा सकते हैं, यहाँ CH2 ग्रुप के साथ Cl ग्रुप हमने लगा रखा है। तो मैंने कहा CH2 से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बन प्रोटॉन की, यानी ये कार्बन प्रोटॉन, ये R हमने लगा दिया, यहाँ पे Cl ग्रुप लगा हुआ है। तो ये प्रोटॉन की जो स्थिति है भाई, ये कार्बन के चारों जो चक्कर लगा रहे हैं, इनके घनत्व में, डेंसिटी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी होने से क्या हो जाएगा, प्रभाव डीशिल्डेड की ओर यानी लो फील्ड की ओर खिसक जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे हमने कहा ये दूसरा ग्रुप, ये आपके पास H, ये हमने R, पहले एक R हमने O लगा, इसका मतलब CH3 ग्रुप मान लीजिए हमने लगा दिया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। बढ़ने से क्या होगा, इसका संकेतांक जो है उच्च क्षेत्र अब फील्ड की ओर चला जाएगा, अर्थात ये प्रोटॉन जो ज़्यादा शिल्डेड हो जाएंगे, परिरक्षण इनका बढ़ जाएगा। अब आता है पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात की थी। इसी के साथ मान लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति हो, तब क्या हो, तब भी इसका प्रभाव पड़ेगा। पाई इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगने से भी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होगा। CH3 CHO, यानी ये हमारे पास CH अब CHO, ये एक ग्रुप लगा हुआ हमारे पास डबल बॉन्ड का। इसी प्रकार से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। ये कौन सा, पाई इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन के कारण प्रोटॉन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये बताया यहाँ पे। पाई इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र CH प्रोटॉन का विपरीरक्षण करते हैं। तो विपरीरक्षण में क्या होगा, निम्न फील्ड की ओर जाएगा, लो फील्ड की ओर, जबकि एसिटिलीन में पाई इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र CH प्रोटॉन का परिरक्षण करते हैं। तो एसिटिलीन के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड की हम जहाँ बात ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ये प्रोटॉन है, ये मान लिया लगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड के कारण पाई इलेक्ट्रॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या परिरक्षण करते हैं, और दूसरा एल्डिहाइड के कारण कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, विपरीरक्षण करते हैं। तो ये तो क्या होगा, डीशिल्डेड, और ये क्या होगा, शिल्डेड। शिल्डेड के कारण क्या, अपर की ओर जाएगी, आगे की ओर जाएगी पीक, और इसकी ओर क्या होगा, निम्न की ओर विस्थापित हो जाएगी। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र CH प्रोटॉन का परिरक्षण करते हैं, जबकि एसिटिलीन में पाई इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रोटॉन का परिरक्षण करते हैं, यानी शिल्डेड करते हैं। एसिटिलीन में प्रोटॉन की स्थिति इस प्रकार की है कि वो प्रेरित चुंबकीय बाह्य बल रेखाओं द्वारा ढक लिए जाते हैं, परिरक्षित हो जाते हैं, जैसे एसिटिलीन में। तो किसकी ओर जाएगा, हाई फील्ड की ओर। जो परिरक्षित जब भी होगा प्रोटॉन, तो उसका मान जो है वो अप फील्ड, हाई फील्ड की ओर जाएगा, और जिसमें सिग्नल और एल्डिहाइड में हम कहेंगे लो फील्ड की ओर, क्योंकि में प्रेरित चुंबकीय बल रेखाएं क्षेत्र से बाहर रहती हैं। यहाँ प्रोटॉन क्या इस क्षेत्र से बाहर रहता है, तो विपरिरक्षित नहीं हो पाता है, तो उत्पन्न ही चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, सिग्नल जो है निम्न क्षेत्र की ओर देगा। यहाँ पे आपने ले सकते हैं हम Sp, Sp2, Sp3 में अगर हम देखें तो Sp3 उच्च चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा, Sp2 Sp नीचे की ओर। तो ये एक संकर्ण की बात यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड को आपने दिखाया है, चक्कर लगाते हुए पाई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार से इसको प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से एसिटिलीन में जहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन परिरक्षित हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोटॉन जो है बाहर की ओर हो जाता है, परिरक्षित नहीं हो पाता है, तो शिल्डेड हो रहा है और डीशिल्डेड हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बेंजीन की बात करें तो यहाँ पे प्रेरित चुंबकीय बल रेखाएं जो बाहर की ओर जा रही हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर चक्कर लगा रहे हैं, तो इनका दिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या प्रभाव पड़ा है, अर्थात शिल्डेड हो रहा है, डीशिल्डेड हो रहा है, इसके मान के आधार पर इसकी पीक को हम निर्धारित करते हैं। अब इसको सार को इस रूप में हम ले सकते हैं। इसका समराइज करें तो आप देखेंगे ये प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र है, और ये क्या हमारे पास प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ आप देखेंगे इसका मान जो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का कम आ रहा है, किससे, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो वो इसके विरुद्ध में कार्य कर रहा है। दूसरा, यहाँ देखिए प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र और ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, जब संरेखन एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो, कौन सा, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान जो उच्च होगा, किससे,
प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से। और जब प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करेंगे तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से कम होगा। ये दोनों चीज़ें अपने को क्लियर होनी चाहिए। तो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से कम होगा। तो ये पॉजिटिव शील्डिंग इफेक्ट NMR संकेत उच्च क्षेत्र की ओर ले जाएगा और विस्थापित होगा। प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कार्य करे तो क्या हो जाएगा, तो इसे नेगेटिव शील्डिंग इफेक्ट या डीशिल्डेड कह देते हैं। NMR के संकेत निम्न क्षेत्र डाउन फील्ड की ओर चले जाएंगे। तो यहाँ पे उच्च क्षेत्र की ओर चले जाएंगे। यहाँ पे वो ये कि पॉजिटिव शील्डेड हो रहा है, इसका मतलब हाई अप डाउन अपर की ओर जाएगा। और जब डीशिल्डेड हो रहा है, नेगेटिव शील्डिंग भी कह सकते हैं, इसका मतलब भी क्या है, डीशिल्डेड है, इसका मतलब लो फील्ड की ओर चला जाएगा, डाउन फील्ड में। अब आता है केमिकल शिफ्ट हेतु एक रेफरेंस योगी काम में लेते हैं TMC, या कई बार पूछा जाता है TMS क्या होता है, टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये सिलेन है, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप। तो ये हमें याद रखना होगा, NMR के अंदर एक रेफरेंस कंपाउंड के रूप में TMS को काम में लेते हैं, टेट्रा मिथाइल सिलेन को। क्यों, अब इसमें कई बातें देखेंगे आप कि सभी मिथाइल ग्रुप क्या एक समान है, सबके अंदर क्या स्थिति है, केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ये हमारे जो कंपाउंड ले रहे हैं रेफरेंस के रूप में वो कैसा होना चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, मैग्नेटिक समदेशिक होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए, कार्बनिक विलायकों में विलय होना चाहिए। और इस प्रकार से सभी प्रोटॉन समान होंगे तो सिलिकॉन की कम विद्युत ऋणात्मकता के कारण प्रोटॉन का परिरक्षण उच्चतम होगा। तो इसका मान एक रेफरेंस के रूप में सबसे पहले दर्शाया जाएगा। इसको हम एक और टेबल के रूप में भी आप देखेंगे कि किसी प्रोटॉन के अवशोषण के सिग्नल की स्थिति को केमिकल शिफ्ट कहते हैं, और यूनिट में केमिकल शिफ्ट में क्या ppm के द्वारा दर्शाते हैं। केमिकल शिफ्ट के मान को डेल्टा ppm, इसका मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन के रूप में इसको शो करते हैं। देखिए इंटरनल रेफरेंस के रूप में एक तो हमारे पास TM है ही, दूसरा कई बार क्या है 2,2-डाई मिथाइल 2-सिलिपेंटेन 5 सल्फोनेट भी काम में ले सकते हैं हम। ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले रखा है, लेकिन ये इंटरनल के रूप में काम में लेते हैं, उसको एक्सटर्नल के रूप में जब हम ज़्यादा मैक्सिमम जो हम TMS को ही काम में लेते हैं। तो यहाँ पे गॉस की जो बात कर रहे थे हम, जैसे 1.0 ppm पे 16 आवृत्ति के ऊपर लें या 100 पे लेंगे तो भी 1.0 ppm इसका मान आ रहा है। यहाँ पे एक टेबल आपको देख रहे हैं जिसके अंदर NMR पैमाना जिसको कहते हैं 16 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज की, ये 16 के ऊपर लिया हमने, ये 100 के ऊपर लिया। तो न्यू यहाँ पे देखिए डेल्टा का मान ppm में 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 10 तक का मान लेते हैं। तो ये मान जो आपको किस रूप में आ रहा है, इसका ppm के रूप में आएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 16 मेगाहर्ट्ज पे है। यहाँ पे अगर ये मान लें तो वो डेल्टा ppm का 1 से लेकर 10-11 तक आ रहा है। 100 ppm के ये मान जो है वो बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा इसका स्केल बढ़ जाएगा। इसमें स्केल क्यों 16 है तो स्केल इसका थोड़ा कम हो जाएगा। इस स्केल के आधार पे हम इसको टो और लेमडा, दो मान आते हैं, लेमडा और टो, इन दोनों को मान को हम ज्ञात करते हैं। इसका रिलेशनशिप हम देखते हैं। देखिए तो उस पैमाने में TMS के अवशोषण संकेतांक को शून्य मान लिया जाता है। TMS के क्या, यानी टेट्रा मिथाइल सिलिकॉन जो हम रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं उसका अवशोषण क्या शून्य मान करके उसके कंपेयर में हम दूसरे कंपाउंड जो हमें ज्ञात करने हैं उनका TMS उसका हमें सिग्नल्स ज्ञात करते हैं अवशोषण, तथा अन्य प्रोटॉन को रासायनिक विस्थापन का मान संदर्भ में बढ़ता जाता है। तो ये शून्य है तो निश्चित है कोई प्रोटॉन लेंगे उसका मान जो वो बढ़ता जाए। तो यहाँ दो प्रकार के मान आएंगे, डेल्टा पैमाना और एक होता है टो पैमाना। तो डेल्टा में हमने क्या कहा, TMS के अवशोषण बैंड को शून्य मान लिया जाता है और उसके सापेक्ष किसी भी प्रोटॉन के रासायनिक शिफ्ट का मान बढ़ता जाता है। यानी ये ज़्यादा प्रचलित क्या, हम डेल्टा के मान को ही इनका मान ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं। तो जैसे मान TMS में अवशोषण बैंड को 10 मानते हैं और अन्य प्रोटॉन के रासायनिक शिफ्ट का मान इसके सापेक्ष घटता जाएगा। तो यहाँ तो हमने 0 मानकर किसका मान बढ़ता जा रहा था, तो ज़्यादा मान यही काम में लेते हैं ज़्यादातर हम, लेकिन टो के मान में भी इसको लेते हैं। दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, संबंध स्थापित करें, टो बराबर 10 माइनस डेल्टा के रूप में इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे, देखिए हमने कहा 0 से 10, इधर 0 से 10 ये भी ले रखा। ये तो है परिरक्षण को दिखा रहा, परिरक्षण शील्डिंग इफेक्ट को दिखा रहा है। शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये मान इसका बढ़ता जाएगा और कहाँ चला जाएगा, अप फील्ड में मान इसका आता जाएगा। और इस ओर में अगर देखें वी प्रिडक्शन में ये मान इस ओर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब डाउन फील्ड में जाता जाएगा मान। तो दोनों के मान को हम कंपेयर कर सकते हैं। डेल्टा ppm होता है HS HR/HR अर्थात 10⁻⁶। यहाँ पे HS और HR क्या है हमारे पास,
प्रतिदर्श और संदर्भ, आर मीन्स रेफरेंस जो हम कंपाउंड ले रहे हैं, एस मीन्स जो नमूना हमने लिया सैंपल का, तो नमूना माइनस रेफरेंस अपॉन रेफरेंस को अगर हम इंटू 10⁶ से करें तो डेल्टा ppm का मान हम उसका ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा ppm में हम इसको Vs और Vr से भी कर सकते हैं, जो कि अनुनाद के रूप में। ये क्या लिया, Vs Vr क्या है, प्रतिदर्श वही सैंपल और संदर्भ पदार्थ की अनुनाद आवृत्ति को अगर हम लें तो भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। या चुंबकीय क्षेत्र, दोनों चीज़ें हैं, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ले रहे हैं तो HS माइनस HR अपॉन HR, यानी सैंपल का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, रेफरेंस का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अपॉन रेफरेंस का चुंबकीय क्षेत्र इंटू 10⁶ से डेल्टा ppm का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर अनुनाद आवृत्ति से भी निकालेंगे तो भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अननोन कंपाउंड को हम रेफरेंस कंपाउंड के संदर्भ में रख करके उसकी आवृत्ति को या उसके चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संकेतांक NMR के प्राप्त कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं। फैक्ट्री इफेक्टिव और केमिकल शिफ्ट, तो केमिकल शिफ्ट के को प्रभावित करने वाले कार्य क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हमने कहा +I -I इफेक्टिव कैसे प्रभावित डालता है, किसी के अंदर भी +I प्रभाव और -I प्रभाव, ये क्या कहलाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरण प्रभाव। इसी प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे प्रभाव डालता है, वान डेर वाल्स डिसिल्डिंग इफेक्ट क्या पड़ता है। तो हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में पहला है, जैसे हमने कहा था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, या +I का जो CH3 ग्रुप जुड़ रहा है, तो उससे देखिए आप एक हैलोजन परिवार का हम देखें CH3F जिसका डेल्टा मान 4.626 आ रहा है, क्लोरीन में 3.0 आ रहा है, ब्रोमीन 2.82, आयोडीन में, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है डेल्टा ppm का मान भी कम होता जाता है। तो मेथिल प्रोटोन को सर्वाधिक विपरिलक्षित करेगा, यहाँ पे अवशोषण संकेत निम्न क्षेत्र अर्थात डेल्टा का मान प्राप्त हो, उच्च डेल्टा का मान प्राप्त होगा अवशोषण के रूप में। इधर CH3Cl मेथिल प्रोटोन की दूरी, ये अगर एग्जाम्पल हैं दोनों कंपेयर करें, CH3Cl दूसरा हमारे पास एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl है। तो यहाँ पे देखिए मेथिल प्रोटोन की दूरी इसकी क्या है, क्लोरीन के जस्ट पास में है ना, यहाँ से ये CH3 और यहाँ पे क्लोरीन, तो सब पहला अटैक कहाँ रहा है, प्रोटोन के पास, मतलब ये दूरी कम है। लेकिन ये अगर हम देखें CH3 CH2Cl तो ये दूरी इससे और ज़्यादा दूरी होगी, तो हमने क्या, ये दूरी क्या अधिक है। विपरिलक्षण प्रभाव किस पे ज़्यादा होगा, स्वाभाविक है जब पास में है उस प्रोटोन पे ज़्यादा होगा, इस प्रोटोन पे कम होगा। तो डेल्टा ppm इसका 3.0 आ रहा है, अगर इसकी हम ज्ञात करें तो क्या आ रहा है 1.5 आ रहा है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं, जैसे मेथेन में लिया है मेथिल क्लोराइड का है, इसी प्रकार से मान लो डाई क्लोरो ले लिया हमने या ट्राई क्लोरो ले लिया, तो ये तीनों के मान अगर हम देखते हैं तो ये मान जो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्लोरीन से या प्रोटोन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करते जाएंगे, क्लोरीन अपनी ओर खींचते जाएंगे, उससे मान डेल्टा मान भी क्या ppm बढ़ता जाता है। तो प्रोटोन का विपरिलक्षण होता चला जाता है और रासायनिक विस्थापन निम्न क्षेत्र की ओर होता जाता है, यानी डेल्टा का मान बढ़ता जाए। तो रासायनिक विस्थापन निम्न क्षेत्र की ओर तो डेल्टा का मान क्या है, बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे इसमें आपको बताया था कि डेल्टा का मान, इसमें देखिए ये लो क्षेत्र की ओर जा रहा, तो ये डेल्टा मान 0 1 2 3 4 से बढ़ता हुआ जाएगा विपरिलक्षण की तरफ, और परिलक्षण होता तो उसका उल्टा हो जाता। CH3Cl CH2, ये देखिए यहाँ पे हमने दूसरा लिया इसका उल्टा, CH3Cl यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, क्लोरीन लगा हुआ, कितना मान है 3.0 लिया, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे एक R ग्रुप और लग गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये देने वाला लग गया, ये खींचने वाला लग गया, तो 3.40 हो गया। यहाँ पे मान लीजिए दो लग गए R और यहाँ पे CH और Cl, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या, ये शिल्डिंग इफेक्ट दिखा रहा, ये डिशिल्डिंग इफेक्ट दिखा रहा, लेकिन प्रभावी कौन सा हो रहा है, शिल्डिंग वाला, ये मान क्या आएगा 4.0 का। तो इसी प्रकार से वाइनिल क्लोराइड एरोमेटिक में, इनमें भी इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट को देख सकते हैं। दूसरा इसका आता है वान डेर वाल्स डिशिल्डिंग, वान डेर वाल्स विपरिलक्षण, यानी अधिक प्रतिस्थापी समूह युक्त अणुओं में कुछ प्रोटॉन त्रिविमीय बाधा स्थिति में आ जाते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविमीय बाधा की स्थिति में आ जाते हैं। बड़े समूह बल्कि ग्रुप का इलेक्ट्रॉन अब्र प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन अब्र को प्रतिकर्षित करता है। इसके फलस्वरूप क्या होगा, प्रोटॉन का विपरिलक्षण हो जाता है, डिसिल्डेट हो जाएगा, जिससे प्रोटॉन क्या होगा, निम्न क्षेत्र अर्थात डेल्टा का मान जो है उच्च हो जाएगा, अवशोषण संकेतांक प्राप्त होगा। इसे वान डेर वाल्स विस्थापन कहते हैं। तो वान डेर वाल्स विस्थापन में क्या है, जब कोई प्रतिस्थापी समूह है युक्त अणुओं में कुछ प्रोटॉन त्रिविम बाधा में स्थित हों, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, वान डेर वाल्स विस्थापन। इसमें देखिए अगला है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एनिसोमेरिक या स्पेस इफेक्ट क्या होता है। प्रोटॉन का परिरक्षण एवं विपरिलक्षण प्रयुक्त
चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अणुओं की विन्यास, उनका ओरिएंटेशन क्या है, विन्यास क्या है, इस पर भी निर्भर करेगा। अतः से विषम देशिक प्रभाव भी कह देते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो है डाईमैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। डाई मीन्स जहाँ पे युग्मित है, पैरा मीन्स जहाँ पे नहीं है। तो डाईमैग्नेटिक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त क्षेत्रों की विपरीत दिशा में हो, अर्थात उसका विरोध अपोजिट करते हो, तो प्रोटॉन का परिरक्षण होता है तथा एनएमआर संकेत उच्च क्षेत्र अब फील्ड की ओर चले जाएंगे, जिससे लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें एल्काइन में एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं। पैरामैग्नेटिक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र को समृद्ध रेनफोर्स करे तो प्रोटॉन क्या होगा, विपरिरक्षित हो जाएगा, अर्थात एनएमआर अवशोषण संकेत निम्न क्षेत्र डाउनफील्ड की ओर अर्थात उच्च डेल्टा का मान प्राप्त होगा, जैसे एल्किन, बेंजीन, एल्डिहाइड, इनको एग्जाम्पल वो हम ले सकते हैं। एक आता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है तो एनएमआर अवशोषण संकेत निम्न क्षेत्र की ओर चला जाता है, डाउन फील्ड की ओर चला जाएगा। इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंतः अणु किसी भी प्रकार का विस्थापन प्रदर्शित नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है, जबकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन में विभेद किया जाता है। तो एक कारण ये भी एप्लीकेशन के रूप में इंट्रा और इंटरमोलिकुलर को हम आइडेंटिफाई भी इसके द्वारा कर सकते हैं। इसी प्रकार से एनुलिन्स, एनुलिन्स में यानी बाह्य प्रोटॉन और आंतरिक प्रोटॉन, ये सब क्या बाहर के प्रोटॉन है, ये अंदर के प्रोटॉन। तो बाह्य प्रोटॉन बहुत अधिक क्या होते हैं, डीसिल्डेड हो जाते हैं, और आंतरिक प्रोटॉन जो है वो परिरक्षित हो जाते हैं। तो इसके अनुसार भी डेल्टा का मान जो वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये कुछ इफेक्ट हैं जो इसको हम पढ़ सकते हैं। थैंक यू।